नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अनियमित कर्मचारी क्या नियमित हो पाएंगे? तो इस पे काफी व्यूज आए, 9,500 के आसपास व्यूज आए। जब तक ये वीडियो पहुंचेगा तो उम्मीद है वो 10,000 व्यूज तक क्रॉस कर चुका होगा। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो अनियमित कर्मचारी हैं क्या वो पेंशन के हकदार हैं कि नहीं है। और ये अक्सर ये भी देखा गया है कि जो अनियमित कर्मचारी होते हैं वो कई सालों से काम करते हैं और उनकी जो अर्नड लीव्स होती हैं, जो एक औसतन जो 2.5 मिलती हैं, और साल की जो 30 अर्नड लीव्स होती हैं उनको वो भी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते, क्योंकि इनकैशमेंट ऑफ जो अर्नड लीव्स हैं वो ग्रांट नहीं होते। तो इस वीडियो में हम वो दोनों बातों को डिस्कस करेंगे कि क्या अनियमित कर्मचारी क्या वो पेंशन के हकदार हैं कि नहीं है। तो इस को समझने से पहले एक जजमेंट आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की है। ये एक सिविल अपील नंबर 6798 ऑफ 2019 जो स्पेशली पिटीशन अराइजेस हुई थी 4371 ऑफ 2011। तो इस जजमेंट में भी यही ग्राउंड्स थे वो रेज किए गए थे। तो जो पेंशन के लिए यहाँ पर थी वो रिलीफ थी वो मांगी गई थी। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। ये जजमेंट काफी लेंथी है, तो हम इसका जो मेन पैराग्राफ्स हैं जिस पे जो रिलीफ है वो ग्रांट की गई, तो उस पैराग्राफ पे चलते हैं। और जो लीगल जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उन्हीं पैराग्राफ्स पे रिलाई कर रही हैं। तो आइए पहले उसके कंटेंट्स को देखते हैं। उस पैराग्राफ में क्या था कि जो रिलीफ थी वो ग्रांट की थी। तो कई सिविल अपील्स थी जो क्लब्ड होकर, यहाँ पर देख लीजिए कितनी सिविल अपील्स थी, सब क्लब्ड होकर कॉमन जजमेंट थी। वो ऑनरेबल 3 जजेस की जो बेंच है उन्होंने ये दी थी। तो हम इसके जो पैराग्राफ नंबर 30 है पहले हम उस पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 30 पे जो मेन जो बात बताई गई है उस जजमेंट में, बाकी सारी जजमेंट में कंटेंशंस है, दूसरी हाई कोर्ट्स की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो हम सिर्फ जो पैराग्राफ नंबर 30 है उस पर हम चलते हैं। देखिए पैराग्राफ नंबर 30 पे क्या बताया गया। देखिए पैराग्राफ नंबर 30 में ये क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। उसमें बताया था कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ये काफी अनफेयर होगा स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स का कि वो वर्क है, जो एम्प्लॉयज जो वर्क चार्ज बेसिस पे काम करते हैं उनसे काम लेते हैं और उनको एक रेगुलर बेसिस पे उनको अपॉइंट कर देना चाहिए। लेकिन जो वर्क ले लिया जाता है वर्क चार्ज बेसिस पे और लॉन्ग अमाउंट पे अडॉप्ट, तो काफी सही कई सालों से उनसे काम लेते हैं। फिर ये कोर्ट ने कहा कि एक्सप्लॉयटेटिव डिवाइस माना गया है इसको, क्योंकि उनकी सर्विस को रेगुलराइज कर देना चाहिए। लेकिन जो पीरियड जो स्पेंड किया जाता है, जब उन्होंने कहा लेटर ऑन, उस साथ में ये बोला कि बाद में उनको रेगुलराइज कर दिया जाता है। कई अनियमित कर्मचारी कई सालों से काम करते हैं, उनको बाद में रेगुलराइज कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने एक चिंता बताई कि जो पीरियड जो स्पेंड करते हैं वर्क चार्ज एम्प्लॉयज को, वो काउंट नहीं होता है क्वालिफाइंग सर्विस पे। तो पेंशन में जो होती है वो क्वालिफाइंग सर्विस एक चीज होता है कि जब आप इतने साल की सर्विस काम कर लेते हैं तो आप इंटाइटल्ड हैं पेंशन लेने के लिए। एक क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर कहा कि जो अडॉक एम्प्लॉयज हैं, जो वर्क चार्ज एम्प्लॉयज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, वो जब रेगुलराइज्ड हो जाते हैं लेकिन जो पीरियड जो स्पेंड करते हैं वो उनको क्वालिफाइंग सर्विस के तौर पे नहीं काउंट होता। और सिर्फ वो लेकिन अब साथ में कहा कि ना सिर्फ उनको ड्यू इमॉल्वमेंट्स जो है उससे डिप्राइव किया जाता है। मींस जब कर्मचारी जब काम कर रहे होते हैं तो जो अदर बेनिफिट्स हैं, अनियमित रूप से काम कर रहे होते हैं तो अदर बेनिफिट्स है वो उनको नहीं मिलते हैं, बल्कि सैलरी भी उनको एक कंसोलिडेटेड टाइप की सैलरी मिलती है। तो वो इसमें भी कोर्ट ने कहा कि उनको कम सैलरी पे उनसे काम लेते हैं वर्क स्टैंड पे, लेकिन उनको जो पीरियड है पेंशन बेनिफिट्स का वो भी डिप्राइव कर देते हैं, क्योंकि उनसे ये कंसीडर किया जाता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, वो 10 साल काम करता है, बाद में उसको 11वें साल रेगुलराइज कर दिया जाता है। तो कोर्ट ये कहती है कि 10 साल की सर्विस को वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब यहाँ पे कहा कि स्टेट जो है ट्वेल्व की उनकी सर्विसेज से बेनिफिट होती है, मीन्स काम वो पूरा लेते हैं, स्टेट को भी वो उससे पूरा फायदा मिलता है सर्विसेज से। अब
जब उन्होंने अपनी हेडे ऑफ लाइफ जो है उन्होंने उस पर गुजार दी हैं और कम सैलरी पर भी काम किया, स्टेट ने भी उससे बेनिफिट लिया है। तो अब ये पैराग्राफ में उन्होंने चिंता व्यक्त की। अब पैरा नंबर 36 पे चलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस क्या दी थी, जो कि अब अदर हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तरांचल हाई कोर्ट ने भी उन जजमेंट्स को फॉलो किया है। तो हम ये देखते हैं, ये पैरा नंबर 35 पैराग्राफ में बताया गया था। अब बताया, देखिए, कई एम्प्लॉयज थे जो रेगुलराइज्ड नहीं हुए थे, लेकिन जबकि उन्होंने 30 से 40 साल तक की सर्विसेज कर दी थी और बाद में अडॉक मींस कॉन्ट्रैक्ट पे ही वो सुपर एनुइटेड में रिटायर्ड हो गए। तो कोर्ट ने कहा कि वो अभी रेगुलराइज नहीं हुए और उसी में काम करते करते ही रिटायर्ड हो गए, सुपर एनुइटेड हो गए। अब यहाँ पे बताया कि जो वर्क था वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं थे वो, लेकिन उनकी सर्विस को रेगुलराइज कर देना चाहिए था, जो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी थी। और एक डिसीजन भी आया था, देखिए उमा देवी की जजमेंट का एक डिसीजन आया था, जो पैरा नंबर 44 पे आप देखेंगे उमा देवी की जजमेंट पे, उस पर डिस्कस किया था कि वन टाइम मैयर पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं उन्हें वन टाइम मैयर पे 10 साल की अगर सर्विस कर दी हो तो उनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भी बताया कोर्ट ने कि जो वन टाइम मैयर के तौर पे स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस उमा देवी की जजमेंट पे आई थी। अब यहाँ कहा कि उस जजमेंट में ये लॉ लेट डाउन किया गया था कि जो सर्विसेज जो हैं जिन्होंने 10 साल से, यहाँ पर भी वही बात बताई है कि सर्विसेज जिन्होंने 10 साल से ज्यादा काम कर लिए बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के, एज ए वन टाइम मेयर के तौर पे उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज कर देना चाहिए। अब इन द फैक्ट्स ऑफ केसेस जो एम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने 10 साल से उससे ज्यादा काम कर लिया है, उनको रेगुलराइज कर देना चाहिए था। अब यहाँ पे कहा कि ये भी सही नहीं होगा कि उनको वापस मींस उनको ये यहाँ पे कोर्ट ने बताया, इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू रेगुलेट देम। अब कहा कि ये ठीक नहीं होगा उनको रेगुलेट किया जाए, कि उनकी कंसिडरेशन की जाए रेगुलराइजेशन को, क्योंकि अदर्स कई एम्प्लॉइज को रेगुलराइज कर दिया गया। अब यहाँ पर कोर्ट ने उस केस में डायरेक्शन दी कि वी डायरेक्ट दैट देयर सर्विसेज टू बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर वन। तो मींस आप इंटरप्रिटेशन निकालिए इस जजमेंट से ही कि कोर्ट ने यहाँ पर समझ माना कि कई साल एम्प्लॉय जो हैं वो 10 साल से ज़्यादा पे काम कर रहे हैं और सुपर एनुइटेड भी हो गए हैं। तो और यहाँ पर कहा कि जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा काम कर लिया है तो उनकी सर्विस को यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम डायरेक्शन देते हैं कि सर्विस उनकी सर्विस को रेगुलर सर्विस ट्रीट किया जाए। और साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि वो अदर ड्यूज जो हैं डिफरेंस इन वेजेस पे, वो जो उन्होंने काम किया है तो वो डिफरेंस जो वेजेस हैं वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कहा कि उनको वो दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव पेंशन। यहाँ साफ क्लियर कर दिया कि वो जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने 10 साल से अबव पीरियड पे काम कर लिया था और सुपर एनुइटेड हो चुके थे, तो उनको कहा कि उनकी सर्विसेज को रेगुलर मान के तो समझते हुए उनको पेंशन के वो हकदार हैं, कि जैसे कि वो रिटायर्ड हुए थे रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट से और सर्विस जो दी गई थी वो राइट फ्रॉम द डे जब उन्होंने वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट पे काम किया था, जब उन्होंने एंट्री की थी। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि उनकी सर्विस को काउंट किया जाना चाहिए एज ए क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन। तो मींस अब यहाँ पर जो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज थे, उन जिन्होंने जो रिटायर्ड हो गए थे 10 साल से ज्यादा से काम करने के बाद वो रिटायर्ड हो गए थे, सुपर एनुइटेड हो गए थे, तो यहाँ पर कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि उनकी सर्विसेज को जब जिस तरीके से वो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज के तौर पे उन्होंने मींस जो अपॉइंटमेंट ली थी वहां की से लेकर जब वो खत्म, जब सुपर एनुइटेड हो गए तो उनकी सर्विस को काउंट किया जाए एज ए क्वालिफाइंग सर्विस के तौर पे। अब उसके लिए वो पेंशन के हकदार है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शंस थी, ये प्रेम सिंह की जो जजमेंट थी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की, ये ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच ने दी थी 2 सितंबर 2019। अब यहाँ पर कोई भी आप रिलीफ लेने आप कहीं भी जाएं, चाहे कैट में जाएं या दूसरे हाई कोर्ट में जाएं, तो इस जजमेंट का रेफरेंस आप देंगे तो ये जजमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा होगी जो अदर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, क्योंकि अगर वो डबल बेंच की जजमेंट्स कहीं आई हुई हैं उसमें सेक्शन 13 रूल 13 सब पार्ट 2 का जो CCS पेंशन रूल्स है उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वो डबल बेंच की जजमेंट है। यहाँ पर ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच है, तो ये जजमेंट की एप्लीकेबिलिटी जो रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल्स है जो जजमेंट के वो एप्लीकेबल होंगे, सारी जो बाइंडिंग होगी हाई कोर्ट्स के ऊपर भी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पे भी। अब देखिए एक और जजमेंट आई थी, अब इस दूसरी जजमेंट पे हम चलते हैं। ये जजमेंट थी, ये ऑर्डर था। तो यहाँ पर कहा था, देखिए कुछ एम्प्लॉइज थे गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, अब वो कई साल तक काम करने के बाद वो रिटायर्ड हो गए। अब उन्होंने जब पेंशन मांगने गए तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप पेंशन के हकदार नहीं है, क्योंकि आपकी जो सर्विसेज थी वो एक अडॉक पे काम किया था। अब एम्प्लॉइज जो थे वो मींस हाई कोर्ट में गए, सिंगल जज की हाई कोर्ट में गए, सिंगल जज के हाई कोर्ट ने एम्प्लॉइज के फेवर में ऑर्डर दिया। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने डिविजनल बेंच थी उस पर चैलेंज किया, डिविजनल बेंच ने भी एम्प्लॉइज के फेवर में दिया। फाइनली जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ने अपील थी वो फाइल की। अब यहाँ पर देखिए इस अपील में क्या कहा है, इसमें आप देखिए ये पिटीशन नंबर है, क्योंकि डिटेल जजमेंट नहीं है, ये ऑर्डर है
और इसमें रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स के ऊपर हम चलें तो यहाँ पर बताया गया पिटीशन सिविल फॉर द सिविल लीव टू अपील है 1109 ऑफ 2022 जो राइजेस हुई थी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था LPA लेटर पेटेंट अपील से यहाँ पर जो जजमेंट थी वो मतलब ऑर्डर था वो में स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की गई थी। केस टाइटल नाम है स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स वर्सेस तलसी भाई धानजी भाई पटेल। ये जजमेंट ये ऑर्डर आया था। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डबल बेंच थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि ये काफी ऑर्डर क्या दिया, देखिए ब्रीफ में ऑर्डर बताया कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो स्टेट जो है वो रिस्पोंडेंट की सर्विसेज को 30 साल से अडॉक के तौर पे 30 साल से ज्यादा पर उन्होंने कार्य किया है, उनकी सर्विसेज ली है, और जब वो पेंशन की बात आई, पेंशनरी बेनिफिट क्या आई, अब उन्होंने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिस्पोंडेंट की जो सर्विसेज थी वो अडॉक थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट जो है उनको परमिशन नहीं है कि वो बेनिफिट ले लें जो कि गलती स्टेट की साइड से हुई है। आपने 30 साल तक काम किया तो यहाँ पर यही बताया कि जब आपने 30 साल तक काम लिया और बाद में उनको जब रिलीफ देने का वक्त आया तो कह दिया कि आपकी जो सर्विसेज है वो अडॉक थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि स्टेट को कोई परमिशन नहीं मिलती है कि वो आपकी मीन्स वो अपनी गलती के लिए जो गलती स्टेट की साइड से हुई है वो उससे बेनिफिट ले ले। तो यहाँ पर कहा कि सर्विसेज जो आपने 30 साल से ज्यादा की ली है और अब कहते हो कि जो 30 साल से ज्यादा सर्विसेज करने के बाद भी और कहते हो कि उनकी जो सर्विसेज है वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये काफी ज्यादा अनरीजनेबल है। अब यहाँ पर कहा कि एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते स्टेट को ये सब इस प्रकार का स्टैंड नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट केस में कहा कि हाई कोर्ट ने कोई आर्डर नहीं की थी जिसमें डायरेक्शन दी थी स्टेट को कि वो पेंशन बेनिफिट्स दें जो रिस्पोंडेंट को जिन्होंने जो कि रिटायर्ड हो गए थे 30 साल की सर्विस करने के बाद भी। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी थी, स्पेशली पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी थी। तो ये था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस तलसी भाई पटेल की जजमेंट थी। आप देखिए बाकी हाई कोर्ट्स ने भी उन सब जजमेंट्स को ही रिलाई किया है। प्रेम सिंह की जो जजमेंट का जो पैराग्राफ्स है पैरा नंबर 35-36 जो है उस पे ही रिलाई किया है। अब यहाँ पर भी हाई कोर्ट में भी एक जजमेंट आई थी रिट पिटीशन 2190 ऑफ 2014 की जो उत्तरांचल हाई कोर्ट नैनीताल थी उसमें भी ये जजमेंट में भी यहाँ पर प्रेम सिंह की जजमेंट पर रिलाई किया है। यहाँ पर भी कई पिटिशनर्स की जो रिट पिटिशन थी क्लब्ड हुई थी। अब ये कई रिट पिटिशंस को क्लब्ड करके एक कॉमन जजमेंट थी वो पास की थी। देखिए कई रिट पिटिशनर्स हैं, उन्होंने सारी पिटिशंस को डिस्पोज किया गया था एक कॉमन जजमेंट के साथ। ऑर्डर आया था ये। यहाँ पर कहा कि बंच ऑफ रिट पिटिशंस थी वो फाइल की थी। उन्होंने रिट ऑफ मैडानमस के लिए प्रेयर मांगी थी कि डायरेक्शन दी थी कि उनको रिटायरल बेनिफिट्स दिए जाएं, ऐसे पेंशन बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी, बोनस और अदर बेनिफिट्स दिए जाएं। अब यहाँ पर कहा कि जो प्रेम सिंह की जजमेंट थी उसका जो पैराग्राफ नंबर जो 36 था उस पर रिलाई किया, 35-36 जो भी पैराग्राफ था उस पर रिलाई किया। अब काउंसिल ने ये कहा कि जो पिटिशनर के साइड से अपेयर हुए थे उन्होंने कहा था कि जो कंट्रोवर्सी है वो सिक्योरली कवर्ड है। जो डिसीजन है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का जो केस हुआ था प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स का 2019 का SCC 516 10 SCC 516 इस जजमेंट पर रिलाई किया। इन सब पिटिशनर्स को रिलीफ था वो मिला। अब कोर्ट ने मीन्स पैरा नंबर 36 का वही जो बताया जो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे वही यहाँ पर रिलाई किया गया है यहाँ पे। अब इसके बेसिस पे गवर्नमेंट के प्लीडर ने भी अपोज नहीं किया। अब इस सबमिशंस को देखने के बाद रिट पिटिशंस थी इन सारे जितने भी पिटिशनर्स थे उनकी अलाउ कर दी। तो ये जजमेंट पर कई दूसरी हाई कोर्ट्स ने भी रिलाई किया है। उत्तरांचल हाई कोर्ट थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की देख लीजिए, ये भी 2023 की एक रिट पिटिशन थी, इस पे भी माननीय हाई कोर्ट ने उसी जजमेंट पे रिलाई किया। प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की आप देखें ये उत्तर प्रदेश एंड अदर्स की जो जजमेंट थी इसी पे पैराग्राफ नंबर 36, 31 और 36 पैराग्राफ है उस पे रिलाई किया है। तो इसके बेसिस पे जो रिलीफ थी वो ग्रांट की गई है और कई पिटिशन रिट पिटिशंस थी वो आई थी। अब हम चलते हैं, एक जजमेंट और आई थी कि अनबाज हगन एंड अदर्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड अदर। यहाँ पर अडॉक थे कई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, वो उन्होंने रेगुलराइजेशन के लिए उन्होंने पहले क्लेम किया था। रेगुलराइजेशन थी उनकी जो प्रेयर थी वो खारिज कर दी थी, रिट पिटिशन फाइल की थी उनकी प्रेयर थी वो खारिज कर दी थी। फिर उन्होंने सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशंस पे अपनी पेंशन, ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट के लिए गए थे। वहां पर भी उनको हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया था। फाइनली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो यहाँ पर उनको रिलीफ दिया गया था। इनकी जो अडॉक पे जो काम कर रहे थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस उनके 10 इयर्स का जो स्पैन पीरियड था वो कंप्लीट हो गया था। कोर्ट ने यहाँ पर अडॉक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस थे उनको रिलीफ ग्रांट की थी और उनको कहा था कि पेंशन बेनिफिट्स, इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुइटी के हकदार हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कई एम्प्लॉयज हैं जिनको कई साल काम करने के बाद इनकैशमेंट ऑफ लीव्स है
वो नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो पेंशन मीन्स जो ग्रेचुटी है और जो लीव इनकैशमेंट है, लीव इनकैशमेंट भी एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज की सैलरी का ही पार्ट माना जाएगा। उसको किसी का वो बाउंटी नहीं है, एम्प्लॉय की डिस्क्रिप्शन पे वो इसे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जितने साल उन्होंने काम किया है, ये सिर्फ ये इनकैशमेंट और मीन्स लीव को रिलीज करना, मींस इनकैशमेंट ऑफ लीव को जो इनकैश ना करना, ये डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, एम्प्लॉयज मींस एम्प्लॉयड के डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। ये कोई बाउंटी नहीं है, बल्कि ये एम्प्लॉय का राइट है, उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक आई थी कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट थी, रिट पिटीशन नंबर 5016 ऑफ 2024। यहाँ पर माननीय कोर्ट ने भी यही डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस जो है वो ओवर सुपरसीड नहीं कर सकते, आदमी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो मिले हुए हैं उसके ऊपर वो सुपरसीड नहीं कर सकते। और कुछ पैराग्राफ है इसमें बताया था कि हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर रिलाई किया था कि लीव इनकैशमेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है एम्प्लॉयज की सैलरी का। और कोर्ट ने फर्दर एम्फसाइज किया कि अथॉरिटीज जो हैं वो अपने आप को रिजॉल्व नहीं कर सकते कि जो उनकी जो स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस है, मींस लीव इनकैशमेंट करना उनकी एक स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस है जो टुवर्ड्स डिस्चार्जिंग ऑफ द लीव इनकैशमेंट जो देना, जो ड्यूज है उनके रिटायरिंग एम्प्लॉयज के, तो उनकी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वो अपने स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन से मींस अपने आप से निकल नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। और पिटिशनर ने कहा कि वो उनकी जो पिटीशन थी, मींस जो उनकी पेंशन थी, हाई हेल्थ ग्रेचुटी लीव इनकैशमेंट है, वो एक इंटीग्रल है टू देयर फंडामेंटल राइट्स जो उनको गारंटीड है, संविधान के अंदर उनको मिले गए हैं। और फिर फर्दर एक कंटेंशन ये थी कि जो एंटाइटलमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी विदहोल्ड नहीं किया जा सकता, डिनाइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस ग्राउंड्स पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस नहीं है उनके पास की। तो यहाँ पर कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है। तो यहाँ पर माननीय कोर्ट ने ये कहा कि जो एक देवकीनंद प्रसाद की जजमेंट थी उसमें ये बताया कि जो पेंशन का एंटाइटलमेंट होना, हेल्थ ग्रेचुटी होना, लीव इनकैशमेंट करना, ये एक इंटीग्रल है फंडामेंटल राइट्स को जो एम्प्लॉयज को दिए गए हैं। वो आर्टिकल 19 सब पार्ट 1 सब पार्ट एफ और आर्टिकल 31 सब पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो राइट्स, ये राइट्स जो है वो आदमी की में जो इंडिविजुअल की जो इकोनॉमिक और पर्सनल लिबर्टीज को सेफ गार्ड करते हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो उनकी जो इंटाइटलमेंट है उसको डिप्राइव नहीं किया जा सके, जो कि इंटाइटलमेंट उनको मिलती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत। अब जो प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस का, जब वो सुपरसीड नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं सिटीजन्स को। आर्टिकल 300A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंडेट करता है कि स्टेट जो है वो डिप्राइव नहीं कर सकती किसी भी इंडिविजुअल को उनकी प्रॉपर्टी पे। और फर्दर कहा कि कोई भी अटेम्प्ट करना, उसको रोकना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस के आधार पे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ होगा और ये असंवैधानिक होगा। यहाँ पर माननीय कोर्ट ने यहाँ पर कंक्लूजन पे ये आई कि जो लीव इनकैशमेंट है उसको डिस्क्रिशनरी बाउंड्री के तौर पे नहीं देखा जा सकता, बल्कि एक लीगल राइट है एम्प्लॉय का जो इन्फोर्सेबल है, संविधान के अंदर दिया गया है, उसको इन्फोर्सेबल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। जो इंटाइटलमेंट, जो बेनिफिट्स के जो भी इंटाइटलमेंट्स है लीव इनकैशमेंट और पेंशन बेनिफिट्स के, वो सेफ गार्ड्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 सब पार्ट 1 सब पार्ट एफ और आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तहत। और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ओवरराइड नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो दिए गए हैं, और डिप्राइव नहीं कर सकते इंडिविजुअल्स को जो इंटाइटलमेंट्स है, जो मैंडेट दिया गया अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। तो ये जजमेंट थी, ये ऑर्डर आया था, इसमें रिट थी वो अलाउ कर दी थी। और दूसरी एक जजमेंट है जो दिल्ली हाई कोर्ट की, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें रिट पिटीशन सिविल नंबर 7015 और 2015, जिसमें पिटिशनर वर्सेस डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ये केस था। यहाँ पर पिटिशनर ने कई साल काम किया था एज एन अडॉक के तौर पे, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में। लेकिन बाद में जब लीव इनकैशमेंट देने का समय आया, जब उन्होंने प्रेयर मांगी थी तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिला था। कैट में गए, कैट में उनकी एप्लीकेशन थी, पिटीशन थी, वो डिसमिस होगी। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने यहाँ पर रिलीफ थी वो पिटिशनर को ग्रांट कर दी। अब किस आधार पे ग्रांट की, देखिए पैराग्राफ नंबर 8 पे कहते हैं कि जो लीव अर्नड लीव इनकैशमेंट जो है वो जस्टिफाइड होगा जो पेमेंट जो काम किया गया एक्स्ट्रा डेज ऑफ द वर्क करना, जो नहीं तो अदरवाइज जो एम्प्लॉइज जो है वो लीव ले सकता था, लेकिन उन्होंने लीव नहीं ली बल्कि कार्य किया। अब यहाँ पर ये वर्ड्स उठाया कि जो इनकैशमेंट है, यहाँ पर बताया कि इनकैशमेंट जो है वो ग्रेशियस नहीं है, ना ही और बाय द वे ऑफ बॉन्टी, कि कोई गिफ्ट नहीं है इनकैशमेंट, बल्कि एक पेमेंट है जो वर्क परफॉर्म जो किया गया और कार्य किया गया। इस एक्सेप्टेबल पोजीशन पे देखते हुए अडॉक एम्पावरमेंट जो थी वो 10 साल तक चली थी, और जो कि
रिस्पोंडेंट की कॉन्फ्रेंस भी थी, ये भी डिबेट नहीं थी कि पिटिशनर कोई ने डिलीगेंट ड्यूटीज परफॉर्म नहीं की थी, कोई मिसकंडक्ट भी नहीं था। इस यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम मेरिट पाते हैं इस पिटिशन में, और जो ऑर्डर आया था 16 अप्रैल 2015 का, जिसमें रिस्पोंडेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ने पेमेंट देने से मना कर दिया था, जो 108 डेज की जो लीव थी, अब इसने कहा कि उसे 2 मंथ्स के अंदर अंदर दे दिया जाए। ऑर्डर अगर ऑर्डर पेमेंट नहीं दी जाती है 2 मंथ्स के अंदर, पिटिशनर को पास पिटिशनर इंटाइटल्ड होंगे 8% इंटरेस्ट पर एनम से, जब से ये ऑर्डर जो है कम्युनिकेट मींस प्रोनाउंस किया है। तो यहाँ पर रिट पिटिशन थी वो डिस्पोज कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए इन सब जजमेंट्स के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकलता आता है कि एम्प्लॉइज जो है, अगर कोई अनियमित एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, रेगुलर मींस उनका जो वर्क है पेरिनियल नेचर का है, वो अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, मींस जो अपना जो राइट है वो क्लेम कर सकते हैं पेंशन का, अगर उन्होंने 10 साल से ज़्यादा कंटिन्यूस पोजीशन पे काम किया है तो। और लीव इनकैशमेंट के आधार पे लीव इनकैशमेंट के लिए भी वो हकदार हैं, क्योंकि जजमेंट्स जो आई हैं प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जजमेंट में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ने जो है वो एम्प्लॉयज़ को रिलीफ ग्रांट किया गया था, और जिनकी कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन दी थी कि जो 10 साल से 10 साल से अबव पीरियड पे काम कर रहे हैं, वो स्टेट ऑफ कर्नाटक वासी उमा देवी की जजमेंट के हिसाब से उनकी जो क्वालिफाइंग सर्विसेज को उनकी जो सर्विसेज को ट्रीट किया जाए एज ए क्वालिफाइंग सर्विसेज के तौर पे, तो ये वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप जो होगा वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं जिस ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर फैक्ट्स सिमिलर हैं इस जजमेंट के आधार पे, तो इस पे आप जो मींस क्लेम करना चाहें तो वो वहाँ जाके क्लेम कर सकते हैं, प्रेयर मांग कर सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पे। और यहाँ पे ये जजमेंट्स हैं ये काम आएंगी अगर इनके जो फैक्ट्स हैं सिमिलर हैं, और कोई लिमिटेशन जो है पेंशन के ऊपर और एनकैशमेंट ऑफ लीज के ऊपर एक लिमिटेशन का भी इशू उठ के आता है, लेकिन उसके ऊपर हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे कि क्या वो लिमिटेशन के दायरे के अंदर आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर कई जजमेंट्स हैं वो यही कहती हैं कि जो डिनाइल ऑफ पेंशन करना और लीव इनकैशमेंट है वो एक कंटिन्यूस रॉन्ग के तौर पे गिना जाता है, और यहाँ पर किसी थर्ड पार्टीज के जो राइट हैं वो वायलेट नहीं होते हैं। तो इसमें लिमिटेशन का जो इशू है वो आना नहीं चाहिए इसमें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।